हे कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहां पर हम क्लियर करेंगे आपके कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को। यार आज की क्लास में अपन लोग बात करने वाले हैं अपने मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज के बारे में। तो ये जो एमसीक्यूज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आज हम लोग केस बेस्ड एमसीक्यू करने वाले हैं और सच में ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लास्ट तक देखना है। और अगर आपको टेलीग्राम पर शीट चाहिए हो तो जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करो। तो चलो यार जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। आज की क्लास में मुझे आपके इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपकी पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तो आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर भैया आराम से अच्छे से रीड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले ट्रिक जो हम लोग ये लगाएंगे कि सबसे पहले हम लोग पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए कि भैया ढूंढना क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पर फ्लो कैसे कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक? क्या फिस्कल से करता है, क्या क्वांटिटेटिव से करता है, क्या क्वालिटेटिव से, या फिर बोथ बी एंड सी? अब देखो यार ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन ना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में। तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। यहाँ पर वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों को यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दैट विल बी डी, बोथ बी एंड सी। अब देखो इसके लिए मुझे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं हुई। तो ये कुछ मतलब अच्छे एडवांटेज होते हैं अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो। सेकंड आता है, मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहां पर पहला ऑप्शन आता है फ्लो, देन स्टॉक, देन रेशियो ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, एंड देन नन ऑफ द अबव। तो यहां पर देखो यार तीनों चीजें दी गई हैं, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है रेशियो ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। एंड अगर आपने भी यही आंसर किया है तो यह आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मनी सप्लाई होता है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब क्यों होता है ये समझ लो कि यहाँ पर जो मनी सप्लाई होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए भैया स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देन थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक इफ देयर इज एक्सेसिव राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर सप्लाई, ओके, ए ऑप्शन इज सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ए स्टॉक, ठीक है, डिमांड मोर ऑफ अदर फॉरेन एक्सचेंज, अलाउ कॉमर्शियल बैंक्स टू वर्क अंडर लेस स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट, या फिर बोथ बी एंड सी। अब देखो इसके लिए एक बार हम लोग चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। तो पैराग्राफ को अगर हम लोग देखते हैं तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो पैराग्राफ को अगर आपको कुछ मिलता है। अगर मैं डायरेक्टली देखता हूँ, डायरेक्टली मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो बोला गया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है, और अगर रेट बढ़ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में चॉकलेट है डेयरी मिल्क की, और डेयरी मिल्क की चॉकलेट का रेट बढ़ रहा है, तो आप और खरीदोगे या फिर उसको बेचोगे? सोचो, सिंपल बात। आप लोग भैया बेच देंगे, यार महंगा बिक रहा है, बेच देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो जो मैं फॉरेन एक्सचेंज है ना अपने स्टॉक में से सप्लाई करने लग जाऊंगा। सप्लाई का मतलब ये होता है कि मैं सेल आउट करने लग जाऊंगा, दूसरे लोगों को देने लगूंगा ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सप्लाई। डिमांड अगर करूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा क्योंकि महंगे में है, ठीक है। और अगर कॉमर्शियल बैंक जो है ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये तो गलत हो जाता है, और बोथ बी एंड सी भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है, ठीक है। अभी तक हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन जाता है, दैट इज डियर मनी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, विच इज यूज्ड टू कीप द ग्रोथ स्टडी एंड इन लाइन विद अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, रिफर्स टू टाइटन मनी सप्लाई, इज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, अलाउ सेंट्रल बैंक टू वर्क अंडर लेस स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट, या फिर बोथ बी एंड सी। अब यार देखो ये जो है अपन ने नहीं पढ़ा, इसके लिए अपन को पैराग्राफ पे जाने ही जाना पड़ेगा। बट अपन यहाँ से कुछ कीवर्ड्स उठाएंगे। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या बोला गया है कि ग्रोथ को स्टेडी रखना है, इनलाइन रखना इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ। ये लाइन कहीं ना कहीं हमको पैराग्राफ में मिल सकती है, तो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इस लाइन को ढूंढने चलते हैं। चलो तो ठीक है, ग्रोथ स्टडी। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो देखो सेंट्रल बैंक जो है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका मेजर फंक्शन है कि वो मेंटेन करेगा रिजर्व को और फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है।
यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको स्टेबलाइज करेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट को यहाँ पर देखेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स सेंट्रल बैंक की जॉब क्या है? टू कंट्रोल कंट्रीज इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये भी हम लोग मान लेते हैं। इफ इकोनॉमी इज मूविंग स्लोली और गोइंग बैकवर्ड देयर आर स्टेप्स सेंट्रल बैंक कैन टेक टू बूस्ट द इकोनॉमी, ठीक है। अगर इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है तो सेंट्रल बैंक उसको बूस्ट करेगा। ये जो स्टेप्स है वो ले रहा है ताकि यहाँ पर जो एसेट है उसको परचेज कर सके, प्रिंट करे मोर इकोनॉमी को और यहाँ पर इंजेक्ट करे मोर कैश को। द सिंपल supply and demand economic projections occur and currency will devalue. When the opposite occurs, the economy is growing and central bank will use various methods to keep the growth steady and in line with other economic factors such as wages and prices. ये लाइन हमको मिल चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ तो ये लाइन जो है दैट when the opposite occurs, यानी कि जब यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है उसके सामने क्या यहाँ पर सिचुएशन आई है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इसके पहले डिफ्लेशन की बात की जा रही थी, इकोनॉमी नीचे जा रही थी, अब इकोनॉमी ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाएगी तो यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या करेगा? कुछ ऐसे वेरियस मेथड्स यूज़ करेगा ताकि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो स्टेडी रहे और इनलाइन रहे अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस कंट्रोल में रहें। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो जब भी इकोनॉमी नीचे जा रही होती है, नीचे जाने का मतलब क्या है कि लोग खरीद नहीं रहे हैं कुछ, जैसे कि अभी दिवाली आई थी तो लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर नुकसान होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा सेंट्रल बैंक? बहुत ही ईजिली अपनी क्रेडिट पॉलिसी को बहुत ईजी कर देगा। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा लेवरेज आएगा कि वो ज़्यादा पैसा दे सके, और यहाँ पर ज़्यादा पैसा जो फॉर्म ऑफ लोन देंगे तो यहाँ पर लोगों के पास पैसा आएगा एंड देन वो ज़्यादा यहाँ पर खरीदी कर सकते हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमी बढ़ जाएगी। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जैसे कि दिवाली पर हर घर से लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना ज़्यादा चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और उसके प्राइसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमको प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके ऑप्शन पे जाते तो ऑप्शन पे क्या बोला गया है कि इस सिचुएशन में आपको टाइट करना चाहिए मनी सप्लाई को, ईज करना चाहिए, अलाउ कॉमर्शियल बैंक टू वर्क अंडर लेस स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट, या फिर बोथ बी एंड सी। सी बिल्कुल गलत है, जो सेंट्रल बैंक है उसको टाइट रखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, ईज नहीं कर सकते मनी सप्लाई को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज टाइटन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आई होप सो आई एम क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से केस स्टडी को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करना। मुझे पता ये हल्का सा ट्रिकी है, बट समझ लिया तो बहुत अच्छे नंबर जाएंगे बोर्ड्स में। तो हो सकता है आपकी क्लास में कोई बोलता हो कि भैया मनी एंड बैंकिंग बहुत ईजी चैप्टर है, तो उसको ये वाले क्वेश्चन दे देना, ठीक है। इसकी शीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस बार हम फिर से पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हाउ डज पहला क्वेश्चन जाता है सेकंड केस स्टडी का, हाउ डज आरबीआई प्रमोट ग्रोथ प्रोसेस इन द कंट्री? कैसे ग्रोथ प्रोसेस को यहाँ पर प्रमोट करती है? बाय कंट्रोलिंग प्राइस लेवल इन द कंट्री, बाय चेंजिंग वेरियस इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो अगर हम लोग उसको ध्यान से देखते हैं इस केस स्टडी को, एक सेकंड थोड़ा जूम करने की जरूरत है इसको, ओके। तो सबसे पहले बाय कंट्रोलिंग द प्राइस लेवल इन द कंट्री, तो ये तो नहीं करती है, प्राइस लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है, वो सरकार का काम होता है और वो डिमांड एंड सप्लाई का काम होता है, वो इनका काम नहीं होता है। चेंजिंग वेरियस इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, यस ये चीज़ करती है। इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं करती है, और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाता है बी, यानी कि फर्स्ट का आंसर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अभी तक हमने फिर से पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, ओके। आगे चलते तो आ जाता है वाई डस आरबीआई फिक्स द इन्फ्लेशन टारगेट। यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट क्यों फिक्स कर रही है? यानी कि इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए, यानी कि 2 to 4% होना चाहिए, 5 to 6% होना चाहिए, ऐसा ना एक होता है जिसकी अभी चल रहा है कि 2 to 6% होना चाहिए इन्फ्लेशन का टारगेट। तो यहाँ पर देखते हैं कि इससे क्या होता है, इससे वो ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है, इससे वो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहती है, इससे वो मैनेज करना चाहती है एक्सचेंज रेट को, या फिर स्टेबलाइज करना चाहती है इकोनॉमी को। आप चाहो तो इस क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, पर अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यहाँ पे लगा लोगी बिना पैराग्राफ को पढ़े, तो यहाँ पर देखो यार ग्रोथ अपनी फास्ट तो बिल्कुल नहीं हो रही, इसके लिए नहीं कर रही है। कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट भी नहीं हो रहा है, मैनेज एक्सचेंज रेट ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस कम हो रहे हैं ना, उसको यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर एक टारगेट सेट करती है कि भाई अगर 6% से फिर फटाता है, तो अगर 6% से ज़्यादा हो जाती है आपकी इन्फ्लेशन रेट, तो यहाँ पर उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। 2% से नीचे गया तो फिर से स्टेबलाइज करना पड़ेगा, उसको डिफ्लेशन कह देंगे। तो ऐसे करके टारगेट होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा।
ओके, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाई इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब देखो ये बिल्कुल अपन को नहीं पता, इसके लिए अपन को पैराग्राफ पे जाना ही पड़ेगा। बट अपन को एक चीज पता है कि यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात की जा रही है, तो जल्दी से अपन पैराग्राफ पे इस कीवर्ड को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने इन्फ्लेशन फोरकास्ट का करा है, हायर ऑयल है, ठीक है, अदर रॉ मटेरियल है, मेंटेन ग्रोथ फोरकास्ट, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट शक्तिकांत दास said inflation measured by the consumer price index maintained close upper tolerance band of 6% to September, expecting easing the pressure thereafter on खरीफ हार्वेस्ट अराइवल्स। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर फोरकास्ट की जा रही है। फोरकास्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कितना होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया 6% से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये किसने बोला है? गवर्नमेंट शक्तिकांता दास ने बोला है। उसके बाद फिर आरबीआई ने फिक्स किया है इन्फ्लेशन रेट को कि इसका जो टारगेट होगा वो 2% से 6% होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो 2% से 6% के आसपास यहाँ पर उन्होंने टारगेट रखा है। और जो सेंट्रल बैंक है उसने प्रोजेक्ट किया, यानी कि आरबीआई ने ही यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है कि वो 5.7% होगा। कितना होगा? 5.7%, यानी कि अपने टारगेट से नीचे है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, फॉर FY 2022 कंपेयर टू इट्स अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 5.1%। पहले 5.1% का प्रोजेक्शन था कि इतना इन्फ्लेशन रेट होगा, पर अब 5.7 है, यानी कि ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, इतना समझ जाओ। द सप्लाई साइड ड्राइवर्स कुड बी ट्रांजिटरी वाइल डिमांड पुल प्रेशर्स रिमेन इनर्ट गिवन स्लैक इन द इकोनॉमी। भैया मतलब ये जो वर्ड्स जो है ना ये थोड़े से डिफिकल्ट है, तो इससे बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। केस स्टडी को पूरा पढ़ो, समझ में आएगा, ठीक है। हमको क्रूड ऑयल ढूंढना है। A preemptive monetary policy response at the stage kill the nations and hesitant recovery trying to secure a foothold in the extreme difficult conditions। इससे हमें कोई मतलब नहीं, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश मत करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, देन आता है क्रूड ऑयल प्राइजेस आर वॉलेटाइल विथ implications ऑफ फॉर imported cost pressures on inflation। RBI said the combination of elevated price of industrial raw materials, high pump prices of petrol and diesel with their second round effects and logistic cost to continue and impinge effect on the cost conditions for manufacturing and services all through weakened demand conditions are tempering the pass through to output prices and core inflation। मतलब बोलते नहीं बन रहा है, इतना अच्छा इन्होंने वर्ड्स यहाँ पे लगा दिए हैं, बच्चे इसको देख के ज़रूर डर जाएंगे कि भाई क्या लिखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप इसको आराम से पेशेंस से अगर पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बात की जा रही है क्रूड ऑयल प्राइसेस की, कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस का अगर मतलब जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसका प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो इसके कारण आपका जो रॉ मटेरियल्स है उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, और इससे जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री है उस पर भी इफेक्ट आएगा, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी में यहाँ पर इफेक्ट आ जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस को देखता हूँ तो यहाँ पर बोला गया है ए ऑप्शन इज इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बिल्कुल सही है ये चीज़, ये भी सही है। इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइस आर मेकिंग इकोनॉमी पोटेंशियल अनस्टेबल, यस अनस्टेबल कर देगा, ये भी सही है। इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइस आर वॉलेटाइजिंग ग्रोथ प्रोसेस, यस ये भी सही है। इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एडवर्सली अफेक्टिंग डिमांड, हाँ डिमांड को भी इफेक्ट करेगा, ऊपर बोला गया है। बट अब यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा जो कि तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि यहाँ पर सारे ऑप्शंस उसके अंदर आएंगे। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन को देखता हूँ, यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की बात कर दी गई है। तो इकोनॉमी तो अनस्टेबल होगी, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, ये भी होगा, ग्रोथ भी इफेक्ट होगी, हर चीज़ होगा। तो सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट पूरी तरीके से हो जाता है। आई होप तो तुम लोग क्लियर और समझ पा रहे हो कि जब ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा दिमाग लगाना पड़ सकता है। ओके, केस स्टडी नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। अब ये बेसिकली मनी चैप्टर से है। ओके, इसको थोड़ा सा एक सेकंड ना, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले मैं फिर से ऑप्शंस की तरफ चलता हूं, यानी कि अपने एमसीक्यूज की तरफ। हाउ डज इंक्रीज इन डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक विल अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर इंक्रीज होता है डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के अंदर तो क्रेडिट क्रिएशन को कैसे इफेक्ट करेगा? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है पैसा, लोग जाके बैंक में पैसा दे रहे हैं। तो अगर बैंक में पैसा दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझना है कि इससे क्रेडिट क्रिएशन होगा या नहीं होगा। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर बैंक लोन देगा या नहीं देगा। तो भैया बैंक के पास पैसा आ रहा है तो लोन और ज़्यादा देगा ना। तो यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इंक्रीज होगी, अनइफेक्टेड रहेगी, रिड्यूस होगी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्लियर कट ऑप्शन है कि यहाँ पर जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो पहले पैराग्राफ पढ़ के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी हमको सेव करना होता है। ओके, देन सेकंड हमारा आ जाता है दैट इज
M3 इज कंसिस्ट ऑफ, M3 किससे कंसिस्ट होकर बनता है, तो ये भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं, C प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट्स, C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट्स, या फिर M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन है M1 प्लस डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये M2 होता है, तो ये भी अपना हट गया। अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में अपन को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर दिया है करेंसी प्लस OD, OD का मतलब यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है प्लस टाइम डिपॉजिट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो अपना सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस ओवरड्राफ्ट प्लस टाइम डिपॉजिट्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी आपका। अगर आपको नहीं समझ में आए कि करेंसी कहाँ से आ गया, तो अगर आप M1 का फॉर्मूला देखते हो दैट इज करेंसी इन कॉइन्स विद पब्लिक प्लस आपका डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, तो यहाँ पर शायद OD का मतलब अदर डिपॉजिट्स था, सॉरी मैंने उसको ओवरड्राफ्ट कर दिया क्योंकि ओवरड्राफ्ट होता है, तो यहाँ पर अदर डिपॉजिट विद RBI था, तो यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इन्होंने अच्छे से मेंशन नहीं किया पर कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीजिंग डिपॉजिट्स। यहाँ पर इंक्रीजिंग डिपॉजिट से क्या इंडिकेट हो रहा है, पीपल प्रेफर टू सेव मोर नाउ, इनकम लेवल ऑफ पीपल आर डिक्रीजिंग, पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन द बैंक अकाउंट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, अगर अपन डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या यहाँ पर पीपल को ज़्यादा सेव करना चाहिए, कि यहाँ पे इनकम लेवल लोगों की इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर जो है वो बैंक में ज़्यादा पैसा रख रहे हैं, यस ये तीनों पॉइंट ही सही है, तभी तो डिपॉजिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। एक बार प्लीज़ जाके केस स्टडी को पढ़ लेना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ना ज़रूरत ही नहीं है केस को पढ़ने की, अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में भी जाती है तो पहले क्वेश्चंस को देखोगे उसके बाद जाओगे, क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली आपको केस में नहीं मिलता। दिस इज नॉट रीड द फॉलोइंग पैसेज, दिस इज केस स्टडी, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ओके, अकाउंट्स में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल सकती है, तो अकाउंट्स में भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो भैया चैनल को देखते रहना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, तो फोर्थ केस स्टडी यहाँ पर आ जाती है, इस पर भी हम लोग सबसे पहले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टूल रेपो रेट इज। तो रेपो रेट किस टाइप का टूल होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, या फिर फिस्कल टूल होता है। तो यहाँ पर हम सब लोग, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव टूल बोला जाता है रेपो रेट को। आई होप आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है वाई रेपो रेट इज कॉल्ड रीपरचेजिंग रेट। ये आप लोग को थोड़ा सा नहीं पता होगा, इसके लिए अपन थोड़ा सा एक बार पैराग्राफ पे भी चलते हैं, शायद पैराग्राफ में मिल जाए हमको। तो रेपो रेट, रीपरचेज रेट इज ऑल्सो नोन एज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, इज द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है। 90 डेज के लिए यहाँ पर पैसा देती है, हम सब लोग जानते हैं RBI कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रही है, ये चीज़ याद रखना। रेपो रेट जब इंक्रीज होता है तो बोरिंग जो होती है RBI की वो मोर एक्सपेंसिव हो जाती है, यानी कि रेपो रेट इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक्स को, सेंट्रल बैंक को, जो लोन उसने उससे लिया था। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए भी भैया थोड़ा सा महंगा हो जाएगा लोन लेना। इफ RBI wants to make more expensive for the banks to borrow money, it increases repo rate similarly, जो कि मैंने अभी बताया। It wants to make it cheaper banks to borrow, it reduces repo rate। तो अगर वो चाहते कि नहीं भाई बैंक ज़्यादा लोन दें तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, तो बैंक के पास इजीली पैसा आएगा सेंट्रल बैंक से और वो आगे लोगों को दे पाएगा। ओके, if repo rate is increased, bank can't carry out their business at a profitable, whereas opposite happens, repo rate is cut down. Generally repo rate are cut down whenever country needs to progress in the banking and economy। तो अगर जो बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देंगे रेपो रेट को। If bank wants to borrow money for short term, usually overnight, then RBI then banks have to charge its interest rate, ठीक है। बैंक हैव अ प्लेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल की तरह रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर ट्रेजरी बिल्स, अगर आपने थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ा हो आपके बिजनेस स्टडीज़ में है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ट्रेजरी बिल्स क्या होता है। दिस काइंड ऑफ डील्स हैपन्स थ्रू अ रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर रीपरचेज एग्रीमेंट किया जाता है। इफ अ बैंक्स वांट टू बोरो, इट हैज़ टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट लीस्ट वर्थ ₹1 बिलियन, ठीक है, ये हो गया। एग्री टू रीपरचेज देम एट द एंड ऑफ द बोरिंग पीरियड, सो बैंक हैज पेड 60 मिलियन, दिस इज रीजन इट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। समझ में आ रहा है? अब इसको मैं थोड़ा सा इजीली समझा देता हूँ ऑप्शन पे जाकर के। सो रेपो रेट को यहाँ पर क्यों बोला जाता है रीपरचेज रेट, तो यहाँ पर देखो अपन को 3 ऑप्शन बस दिए गए, पर कोई बात नहीं, हम 3 ऑप्शन से काम चला लेंगे। कमर्शियल बैंक को मॉर्टगेज करना पड़ता है उसकी सिक्योरिटी RBI को। कॉमर्शियल बैंक को यहाँ पर एक एग्रीमेंट करना पड़ता है कि वो रीपरचेज करेगी सिक्योरिटीज को जो कि उसने मॉर्टगेज किया था RBI को। कॉमर्शियल बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ए और बी ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ही बिल्कुल आज क्लियर करने वाला हूँ, ये आपको कोई क्लियर नहीं करेगा।
रेपो रेट को रीपर्चेज रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक है ना वो यहाँ पर एक एग्रीमेंट करता है कि हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं हैज़ टू मेक एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज। हाँ, तो होता क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक की सिक्योरिटीज़ होती है जिसकी ट्रेजरी बिल्स हो गया वो यहाँ पर सेंट्रल बैंक खरीद लेती है, ठीक है, और फिर उसको कुछ पैसा दे दे कि भाई पैसा ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, और फिर वापस उसको रीपर्चेज करती है इस रेट पर, यानी कि जितना रेपो रेट चल रहा होता है उस पर वो रीपर्चेज कर लेती है और उसको उतना पैसा दे देती है। तो यहाँ पर इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, इसको अपन बोल रहे हैं रीपर्चेज रेट इसलिए। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, मतलब आ सकता है आपको, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। ओके, ये थोड़े से आप लोग समझ रहे होगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से इनकी जो शीट है ना उसको अच्छे से डाउनलोड करके रखना। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ इन्फ्लेशनरी कंडीशंस परसिस्ट इन द इकोनॉमी देन व्हाट शुड बी डन विद रेपो रेट। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में तो रेपो रेट को कम करना चाहिए या फिर बढ़ाना चाहिए। तो रेपो रेट रिड्यूस, इंक्रीज, डज नॉट चेंज या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर इंक्रीज हो रहा है यानी कि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और जब भी किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम करना है। कम करने के लिए इकोनॉमी से मनी सप्लाई को टाइटन करना पड़ेगा, लोगों को पास पैसा नहीं जाना चाहिए। तो पैसा नहीं जाना चाहिए इसलिए हमको जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि बैंक यहाँ पर ज़्यादा लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आए तो मेरी मनी एंड बैंकिंग वाली वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ रेपो रेट आराम से समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं तो जाता है ऑन विच टाइप ऑफ बोरिंग रेपो रेट इज चार्ज बाय आरबीआई। किस टाइप की बोरिंग पे रेपो रेट जो है चार्ज कर रहा है आरबीआई। शॉर्ट टर्म, नो लॉन्ग टर्म, ऑन ये ऑन है, ऑन लॉन्ग टर्म, बोरिंग्स टू मेंटेन रिजर्व या फिर बोरिंग टू परचेज एसेट्स। ये तो पैरा में भी लिखा हुआ है, पैरा में दिखा देता हूँ। पैरा में लिखा हुआ है कि रेपो रेट जो होता है वो यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं तो आ जाता है केस स्टडी नंबर 5, इंपॉर्टेंट है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। लास्ट केस स्टडी आज की, बस इसमें दिमाग लगा लो, हो जाएगा आपका। अब देखो यार, अगर मैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं तो यहाँ पर डायरेक्टली जनधन योजना बोल दिया गया है आफ्टर फाइनेंशियल कंडीशन, तो ये अपन ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट में भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक दिया गया है, तो इससे मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भैया पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, बट आप पूरी केस स्टडी मत पढ़ो, आप डायरेक्टली इसमें कीवर्ड्स देखो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपना कीवर्ड क्या है कि यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम जनधन योजना के बारे में बात किया गया है, ठीक है। आफ्टर अफेक्ट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कमर्शियल बैंक, जनधन योजना कैसे फाइनेंशियल कंडीशन को इफेक्ट करेगी। यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कॉमर्शियल बैंक का इंक्रीज हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक का डिक्रीज हो जाएगा, नो इफेक्ट आएगा, ठीक है। अभी बस पढ़ो। देन सेकंड आता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उसने मोबिलाइज किया था डिपॉजिट्स 82488 करोड़ का और एक्सटेंड किया था क्रेडिट को 90,000 कुछ से, ठीक है, करोड़ से, टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड एमएसएमई माइक्रो स्मॉल, ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बाय द एंड ऑफ FY 2019-20। हाउ इट विल इफेक्ट द इकोनॉमी। तो यहाँ पर ग्रोथ होगा एग्रीकल्चर सेक्टर का, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग होगी रूरल एरियाज की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मैं इसको बस पढ़ रहा हूँ, अपने दिमाग में डाल रहा हूँ अभी। देन अपना थर्ड आता है यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ 4th जनरेशन रिफॉर्म्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। तो 4th जनरेशन रिफॉर्म्स की यहाँ पर कुछ बात की गई है। तो मेरे 3 कीवर्ड्स हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन का कीवर्ड है अपना जनधन योजना, जो अपन को यहाँ पर देखना है। सेकंड का है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, उसने कुछ मोबिलाइज किया था, तो ये अपन को जरूर लाइन मिलेगी। और थर्ड अपना जाता है 4th जनरेशन रिफॉर्म्स में क्या हुआ था। चलो पैरा पे चलते हैं। अब अपन को इन कीवर्ड्स को ढूंढना है। तो इंडियन इकोनॉमी हैज डाइवर्सिफाइड क्वाइट सिग्निफिकेंटली एंड ग्रोइंग रैपिडली सिंस 1991, ठीक है, इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, छोड़ो इसको। देयरफॉर द 4th जनरेशन आ गया। 4th जनरेशन जो थी इंडियन बैंकिंग सॉ लैंडमार्क रिफॉर्म्स सच एज इशू ऑफ फ्रेश लाइसेंसेज टू प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स टू इन्फ्यूज कंपटीशन लेने की कोशिश की गई थी। अगर मैं अपने पॉइंट को देखता हूं तो यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट दिया था इंप्रूवमेंट इन कंपटीशन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं बाकी के तो दिए हैं कि नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पर आगे अगर अपन पढ़ते हैं तो कॉम्पिटिशन बढ़ाया गया था, देयर बी enhancing productivity as well as efficiency by leveraging technology, introduction of prudential norms, providing operational flexibility। operational flexibility अपने ऑप्शन में था। और उसके बाद फिर आगे बोला गया है, ठीक है, strengthening द कैपिटल बेस। तो अगर अपन ध्यान से देखते हैं सो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस अपन को दिख गए कि भाई रिडक्शन किया था मैंडेटरी रिजर्व्स में, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, इंप्रूवमेंट इन कॉम्पिटिशन भी था। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है, तभी ये क्वेश्चन होते हैं जल्दी। ओके, देन अभी वाला क्वेश्चन हो गया। अब अपन को जनधन योजना और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करना है। तो अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके नीचे जाता हूँ। तो सिंस बैंकिंग सेक्टर हैज़ विटनेस द जैम,
जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी। तो मुझे इससे ट्रिनिटी से वो याद आ गई, क्या नाम है, मैट्रिक्स। ओके, हो ही रहा है अपने साथ, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर एंड इशुएंस टू, अच्छा ठीक है, तो सिंस 2014 बैंकिंग सेक्टर ने यहाँ पर अडॉप्ट किया था जनधन, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी को, तो ये हम सब लोग जानते हैं, ये सबको अडॉप्ट कर लिया था। इशुएंस ऑफ लाइसेंस टू पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक टू अचीव लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था। फॉर इंस्टेंस SFB हैज़ मोबिलाइज डिपॉजिट्स ऑफ 82488, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। एक्सटेंडेड क्रेडिट ऑफ 90576 करोड़, ठीक है। गिवन द करेंट चैलेंजेस ऑनगोइंग कोविड पैंडमिक द वेस्ट इंटेंशन टू शिफ्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने अलग कर दिया है। तो अगर मैं इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ कि अगर हमने यहाँ पर जनधन योजना करा है तो उसने कैसे इफेक्ट किया है कॉमर्शियल बैंक्स को, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, नहीं हुई है। तो अगर ये जनधन योजना लाए थे, अगर आधार कार्ड लाए थे, अगर ये मोबाइल बैंकिंग लाए थे, तो मोबाइल बैंकिंग से लोगों ने बैंक में पैसा रखना ज़्यादा नहीं कर दिया था। यहाँ पर जनधन योजना से क्या होता है कि आप बैंक में पैसा रखो, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यही इस पैरा में बोला गया है कि लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा दिया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है लोग ज़्यादा पैसा बैंक में रखने लगे थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज ए, ओके, ये हो जाता है ए, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद कॉमर्शियल बैंक्स हैव इंक्रीज्ड। क्लियर है? ओके। द नेक्स्ट हो जाता है आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैज मोबिलाइज डिपॉजिट्स ऑफ 82488 करोड़ एंड एक्सटेंडेड द क्रेडिट ऑफ 90576 टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इससे क्या हुआ था? ग्रोथ हुआ था MSME का और एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो ज़्यादा हुआ था। फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था, यस। इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग हुई थी, यस। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। तो ऐसे करके हमने बहुत ही कम टाइम में सारी केस स्टडी को समाप्त कर दिया है। सो फाइनली आज हम लोग ने मनी एंड बैंकिंग की सारी केस स्टडीज को यहाँ पे समाप्त कर दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। इसकी शीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और ऐसी और शीट्स लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।